जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीचिंग बाय गौरव सर में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जो एक टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है। ओके, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानेंगे फुल डिटेल्स के साथ। तो यहाँ पर दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को बताने से पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा जिससे सभी चीजें क्लियर हो जाए। जैसे आपके घर पे कार है, तो कार कैसे बनी है? पार्ट्स से बनी है। पार्ट्स कौन कौन से? टायर हुआ, स्टीयरिंग हुई, उसकी सीट्स हुई। इन सभी चीजों को कलेक्ट करके, यानी कि जितनी भी चीज है इन चीजों को कलेक्ट करके हमने किसका रूप दे दिया? एक कार का रूप दे दिया। तो वो जो पार्ट्स हैं कार के, है ना, वो हमारी स्टीयरिंग हो गई, हमारी सीट्स हो गई, सभी क्या है? पार्ट्स हैं। तो इन चीजों को मिलाकर क्या बनी? एक कार बनी। वैसे ही स्पीच का निर्माण कैसे होता है? जो स्पीच है, स्पीच क्या, जो हम आपसी बातचीत करते हैं वही हमारी स्पीच होती है। ओके, स्पीच कैसे बनती है? सेंटेंसेस से बनती है। जो सेंटेंसेस, जो वाक्य होते हैं उनसे बनती है। और वाक्य कैसे बनती है? वाक्य बनते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जितने भी पार्ट्स दे रखे हैं इससे हमारा सेंटेंस बनता है। सेंटेंस से सेंटेंस मिलाकर स्पीच बनती है। क्लियर? तो आज हम इस पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड जितने भी पार्ट हैं, यानी कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, आर्टिकल, इंटरजेक्शन, इस सभी पार्ट्स को डिटेल्स में कवर करेंगे। और इस वीडियो में आज मैं आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब सिखाऊंगा। अगली वीडियो में बचे हुए जितने भी पॉइंट्स हैं वो कवर करूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये टॉपिक। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो पार्ट्स होते हैं वो कितने होते हैं? 9 होते हैं, 9 होते हैं। पहले कितने थे? पहले 8 थे, यानी कि 8 थे। जो एर्थ वाला जो ऐड हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो कौन सा है? वो आर्टिकल ऐड हुआ है 2-4 साल पहले, अभी ऐड हुआ है आर्टिकल, पहले नहीं था। क्योंकि यहां पर आर्टिकल का ऐड करने का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि आर्टिकल की जरूरत होती है एक वाक्य, यानी कि एक सेंटेंस को क्रिएट करने में, तभी जाकर स्पीच जो हम बोलते हैं वहां पर आर्टिकल का भी बहुत बड़ा अहम रोल होता है। तो इसलिए आर्टिकल को ऐड किया गया। को अगर आपसे कोई पूछे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि जो स्पीच के पार्ट्स होते हैं उसकी संख्या कितनी है, तो आपको 9 बतानी है। पहले 8 थी, अब 9 हो चुकी है। ओके, तो चलिए दोस्तों पहला जो टॉपिक है वो है नाउन, और नाउन के बाद हम प्रोनाउन, एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नाउन का पॉइंट। नाउन आखिर में होता क्या है? व्हाट इज नाउन? अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पुटअप करता हूं तो आपका आंसर, यानी कि 99% स्टूडेंट्स का जो आंसर होगा वो घिसा पिटा रटा रटाया आंसर क्या होगा कि सर नाउन इज अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड आइडियाज इज कॉल्ड नाउन, यही होगा। तो दोस्तों अगर आप फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स हो ये डेफिनेशन आपके लिए परफेक्ट है। बट अगर आप किसी एग्जाम की या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर 6th, 7th, 8th, 10th, 12th स्टैंडर्ड में हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो ये कतई आपके लिए नहीं है। इसको डिलीट कर दो अपनी मेमोरी में से। एक्चुअली में नाउन क्या होता है वो आज हम सीखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा नाउन की मैंने 2 डेफिनेशन दी है। पहली जो डेफिनेशन है, वी कैन सी, टच एंड फील इज कॉल्ड नाउन, यानी कि जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सभी चीजें क्या है? वो नाउन है। जैसे पेन, पेन को हम महसूस नहीं कर सकते बट छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, इनमें से कोई एक पॉइंट हो वही हमारा नाउन होगा। तो पेन को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, नाउन है। एयर यानी कि हवा, हवा को हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं। टेबल, टेबल को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं लेकिन महसूस नहीं कर सकते। सैडनेस, सैडनेस का मतलब होता है दुख, तो दुख को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। वैसे ही हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब खुशी, तो खुशी को हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, नहीं देख सकते हैं, ना ही किसी को दिखा सकते हैं। ओके, तो यानी कि पहली जो डेफिनेशन थी वी कैन सी, टच एंड फील इज कॉल्ड नाउन, यानी कि जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं वो सभी चीजें नाउन होती है। जो दूसरी डेफिनेशन है ग्रामर के अकॉर्डिंग वो क्या है कि एवरीथिंग इज नाउन, एवरीथिंग, सभी चीजें नाउन है दैट वी कैन यूज एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। अगर सेंटेंस में कोई भी वर्ड, कोई भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन बनेगा। ओके, यहां पर समझ में आई सभी चीजें। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं वर्ब, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दोनों चीजें हमेशा नाउन या प्रोनाउन बनेंगी एक सेंटेंस में। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? यानी कि मैं फिर रिपीट करके बता देता हूं, वर्ब, वर्ब से पहले सेंटेंस में वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और ये दोनों चीजें हमेशा क्या बनती है? नाउन बनती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इस बात को ध्यान में रखना है कि आर्टिकल, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन,
आर्टिकल, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा या तो नाउन या प्रोनाउन आएगा, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और प्रीपोजिशन के बाद तो नाउन या प्रोनाउन आएगा, 100% ये वाली बात सही है, राइट है, लेकिन वो हमेशा ऑब्जेक्ट बनेगा। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है जरा मुझे बताओ, वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी या वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी? तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। लेकिन अगर प्रीपोजिशन दे रखा है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन तो आएगा, लेकिन वो क्या बनेगा, वो ऑब्जेक्ट बनेगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, मैंने बता दिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको कुछ उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगा। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा है, राम इज अ बॉय। इसमें अगर मैं राम की पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछूं तो दौड़कर आप बता दोगे सर ये नाउन है। क्यों नाउन है? क्योंकि ये पर्सन का नाम है, यही आंसर होगा। नहीं, एक्चुअली में ग्रामर के अकॉर्डिंग जो कॉन्सेप्ट है, नाम यहां पर जो राम है वो नाउन कैसे बनेगा? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था इज यहां पर वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, जब ये सब्जेक्ट बन गया तो ऑटोमेटिकली नाउन बन गया। तो राम की यहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एक नाउन है। वहीं सेकंड वाले सेंटेंस में मैं आपको बताना चाहूंगा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो यहां पर इज हमारी वर्ब है और वर्ब से पहले जो सब्जेक्ट आता है वो क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है। तो यहां पर स्मोकिंग क्या है? एक नाउन है। बहुत सारे बच्चों को ये वर्ब लग रहा होगा, सर आईएनजी लगी हुई है, हमने बचपन में रटा है, पढ़ा है कि आईएनजी जो होती है, आईएनजी लगा हुआ जो वर्ड होता है वो तो वर्ब होता है। नहीं बच्चों, यहां पर ये वर्ब का रोल प्ले नहीं कर रहा है, इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो सब्जेक्ट की है। और जब कोई भी वर्ड चाहे वो आईएनजी फॉर्म में हो, ईडी फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, अगर सब्जेक्ट की जगह आ रहा है तो वो क्या बन जाता है? हमेशा और हमेशा नाउन बन जाता है। और इसी नाउन को, यानी कि वर्ड में ये जो आईएनजी लगा हुआ है, इसी नाउन को इंग्लिश ग्रामर की भाषा में हम जीरंड बोलते हैं। जीरंड का मैं आगे टॉपिक कवर करूंगा अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो जीरंड में अभी ध्यान मत लेकर आइए, सिर्फ आप इतना याद रखिए कि सब्जेक्ट की जगह चाहे आईएनजी फॉर्म आए, चाहे ईडी फॉर्म आए, चाहे कोई सी भी फॉर्म आए, कोई सा भी वर्ड आए, वो हमेशा क्या बनता है? नाउन बनता है। बट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की ही जगह होना चाहिए। क्लियर? तो यहां पर हमने सीख लिया कि नाउन आखिर एक्चुअली में होता क्या है, और डिटेल्स में पढ़ते हैं। ठीक है, और डिटेल्स में पढ़ते हैं जिससे कि आपको नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे कि सपोज दैट इस सेंटेंस में मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज इन द सेंटेंस, तो आपका आंसर पता है क्या होगा? आपका आंसर होगा सर इज अ वर्ब इन द सेंटेंस। यानी कि यहां पर दो इज आ रहे हैं, एक ये वाली, एक ये वाली। अब आपको लग रहा होगा ना तो ये वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये लग रहा होगा सर ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, बट एक सेंटेंस में दो तो वर्ब नहीं आते, दो इज नहीं आते। तो यहां पर जो नेक्स्ट वाले सेंटेंस में, नीचे वाले सेंटेंस में इज की पार्ट्स ऑफ स्पीच वो क्या है? वो एक नाउन है। क्यों सब्जेक्ट की जगह आ रहा है? अभी मैं आपको बता कर चुका हूं, इज यहां पर वर्ब है और वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है। यहां पर ये किसका प्लेस रोल प्ले कर रहा है? सब्जेक्ट का। जब सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है तो ये वाली जो इज है नाउन है और ये वाली इज है ये वर्ब है। आया कॉन्सेप्ट समझ में? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह आते हैं वो सभी चीजें नाउन बन जाते हैं। चलिए आते हैं अगली स्लाइड पर। यहां पर एक सेंटेंस मैंने लिखा है टीचर्स टीच स्टूडेंट। तो टीच यहां पर वर्ब है, वर्ब से पहले टीचर, ये क्या हमारा सब्जेक्ट, और जैसे ही सब्जेक्ट बना नाउन बन जाएगा। ऐसे टीच के बाद यहां पर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट क्या हमारा? स्टूडेंट्स है, और जैसे ही ऑब्जेक्ट बना नाउन बन जाएगा। क्लियर? एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। बी प्रोहिबिट स्मोकिंग। यहां पर अगर मैं स्मोकिंग की पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछूं तो बहुत सारे बच्चों को ये वर्ब लग रहा होगा, सर ये वर्ब है। यहां पर ये वर्ब नहीं है, क्या है फिर? प्रोहिबिट यहां पर वर्ब है और वर्ब से पहले ये सब्जेक्ट आया है, वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट आया है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन बनते हैं। और इसी आईएनजी वाले वर्ड को, इसी नाउन को इंग्लिश ग्रामर की भाषा में जीरंड बोलते हैं। मैं अभी ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो यहां पर क्लियर है सभी चीजें। चलिए बढ़ते हैं आगे। कुछ और एग्जाम्पल्स मैंने दे रखे हैं। काइंडनेस इज अ गुड क्वालिटी। तो जरा मुझे बताइए काइंडनेस यहां पर क्या है? इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो अब तक आपको उत्तर मिल चुका होगा कि इज को हमने ढूंढ लिया, ये एक वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारे क्या बनते हैं? नाउन बनते हैं। तो काइंडनेस यहां पर क्या है? नाउन है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, बताइए यहां पर गोल्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? अब आपको आंसर मिल चुका होगा कि गोल्ड की सर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, क्योंकि इज यहां पर वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट हमारा नाउन बनता है या प्रोनाउन बनता है। नेक्स्ट सेंटेंस में मैं बताऊं आपको कि यहां पर लाफिंग की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो इज यहां पर हमारी वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ये सब्जेक्ट बन गया, और जब ये सब्जेक्ट बन गया तो यहां पर ये लाफिंग क्या है? नाउन है। और अभी मैं ऑलरेडी आपको बता कर चुका हूं कि आईएनजी वाले वर्ड को, इसी नाउन को इंग्लिश ग्रामर की भाषा में जीरंड बोलते हैं। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे।
काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक होता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। अगर आपको भी सरल और आसान भाषा में इन सभी पॉइंट्स को बहुत ही सरल और आसान भाषा में कवर करना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं जल्द ही इनसे भी रिलेटेड ऐसी वीडियो बनाऊंगा कि कोई सी भी बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी कोई सी भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होगी इन टॉपिक से रिलेटेड। ओके, तो काइंड्स ऑफ नाउन कितने होते हैं? 5 होते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि काइंड्स ऑफ नाउन कितने होते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां पर कुछ और उदाहरण देकर मैं समझाना चाहूंगा, जैसे कि जो टॉपिक्स अभी मैं ऑलरेडी बता कर चुका हूं। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा सर प्रॉपर नाउन तो आता है, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन सभी आते हैं। तो चलिए आते हैं तो कुछ पूछ लेते हैं कि यहां पर मैंने लिखा है गोल्ड इज प्रेशियस मेटल, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। यहां पर ये जो गोल्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये कॉमन नाउन बन रहा है, लेकिन यहां पर जो गोल्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो मटेरियल नाउन बन रहा है। कैसे बन रहा है? अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो चुके होंगे, तो यही मैं आपसे बोल रहा हूं कि ग्रामर के कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल्स के साथ सरल और आसान भाषा में मैं आपको बताने वाला हूं अगली वीडियोज में। कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके मुझे बताओ कि सर ये वीडियो जल्द ही प्रोवाइड कर दो, तो मैं जल्द ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। कुछ और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि प्रॉपर नाउन से रिलेटेड कुछ आपके सामने उदाहरण लिखे हुए हैं कि सचिन इज द ग्रेट प्लेयर ऑफ इंडिया। यहां पर ये जो सचिन की पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो प्रॉपर नाउन है, और यहां पर आलोक इज द सचिन ऑफ आवर टीम, तो यहां पर सचिन की पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव बन रही है। कैसे बन रही है? यही तो होता है कमाल ग्रामर का। तो यहां पर बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा प्रॉपर नाउन, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन ये बहुत ही ईजी है। तो बहुत सारे रटे रटाए जो कॉन्सेप्ट वो आपने रट लिए हैं, घिसे पिटे कॉन्सेप्ट रट लिए हैं, उनको डिलीट कीजिए। कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ना कि फर्स्ट और सेकंड क्लास में। ओके, तो इनसे रिलेटेड भी मैं वीडियोज आपको प्रोवाइड कराऊंगा, निश्चिंत रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं प्रोनाउन की कि प्रोनाउन क्या होता है। तो यहां पर मैं प्रोनाउन को बहुत ही सरल और आसान भाषा में आपके साथ क्लियर करना चाहूंगा। यहां पर मैंने कुछ लिखा हुआ है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, राम इज माई ब्रदर, राम गेव मी अ पेन, राम कॉल्ड मी, राम टोल्ड मी। ठीक है, ये एक लिखा हुआ है। और दूसरा जो है वो क्या लिखा है? ही इज माई ब्रदर, ही गेव मी अ पेन, ही कॉल्ड मी, ही टोल्ड मी। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं, ऊपर वाले ये जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, दो पॉइंट है। ऊपर वाले पॉइंट में आपको लग रहा होगा सर ये बार बार ये जो राम है, ये जो नाउन है, रिपीट जो हो रहा है वो ऑड लग रहा है, क्योंकि एक बार आपने राम बोल दिया तो ये बार बार बोलने की क्या जरूरत है? ऑड लग रहा है ना, क्योंकि एक बार अगर नाउन आ गया तो बार बार इस नाउन को रिपीट करने की क्या जरूरत है? ओके, नेक्स्ट वाले सेंटेंस में यहां पर देखो, ही इज माई ब्रदर, ही गेव मी अ पेन, ही कॉल्ड मी, ही टोल्ड मी। अब आपका जवाब ये होगा सर ये तो समझ में आ गया, ही आ रहा है, लेकिन ये ही है कौन? यानी कि प्रोनाउन को आने से पहले नाउन को आना बेहद जरूरी है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी वाली सेंटेंसेस को मैंने इस तरीके से लिख दिया कि राम इज माई ब्रदर, ही गेव मी अ पेन, ही कॉल्ड मी, ही टोल्ड मी। अब ठीक है, यानी कि राम ये जो एक बार अगर आ गया, नाउन एक बार आ गया, उसकी रेपिटेशन को रोकने के लिए हमने प्रोनाउन का यूज कर दिया। अब ये ऑड नहीं लग रहा, यानी कि यहां पर प्रोनाउन भी आ गया और एक बार नाउन भी आ गया। ये जो ही है किसको इंडिकेट कर रहा है? नाउन को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है? नाउन को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट? नाउन को इंडिकेट। अब यहां पर डेफिनेशन जो निकल कर आती है वो क्या आती है? स्टॉप द रेपिटेशन ऑफ नाउन, यानी कि ये जो प्रोनाउन है ये क्या करता है, जो नाउन होता है इसकी जो रेपिटेशन हो रही थी बार बार, यहां पर नाउन, यहां पर नाउन, यहां पर नाउन, यहां पर नाउन, ये ऑड लग रहा था। इसी की रेपिटेशन को रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। क्लियर है बात? यानी कि स्टॉप द रेपिटेशन ऑफ नाउन, नाउन की रेपिटेशन को रोकने के लिए जो वर्ड आता है प्रोनाउन कहलाया जाता है। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। दूसरी जो डेफिनेशन है कि नाउन की जगह जो वर्ड आता है प्रोनाउन बन जाता है। तो यहां पर नाउन की जगह, यानी कि इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन की जगह जो वर्ड आता है वो प्रोनाउन बन जाता है। सीधी सी बात है। पीछे वाले पॉइंट्स में यहां पर आप देख सकते हैं बार बार राम आ रहा था, तो राम की जगह हमने ही लिख दिया, नाउन की जगह ही लिख दिया, नाउन की जगह ही लिख दिया, तो नाउन की जगह जो वर्ड आता है वो क्या बन जाता है? प्रोनाउन बन जाता है। क्लियर? कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। राम इज अ गुड बॉय, यहां पर राम की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या है? एक व्यक्ति का नाम है तो ये नाउन है। वहीं यहां पर हमने लिखा ही इज अ गुड स्टूडेंट, अब ही क्या है? किसी का नाम तो है नहीं, किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम तो है नहीं, तो ये क्या बन गया? ये प्रोनाउन बन गया। वैसे ऑल आर गुड, ऑल की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? यहां पर ये
नाउन तो है नहीं किसी का, किसी पर्सन प्लेस और थिंग का नाउन है नहीं है। तो जब नहीं है नाम तो नाउन की जगह आया है तो क्या बन जाएगा, ये ऑल प्रोनाउन बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दे क्या किसी का नाम है नहीं है तो ये प्रोनाउन हो गया। दिस, यहां पर दिस किसी का नाम है नहीं है तो ये सभी चीजें वर्ब से पहले आ रही हैं, सब्जेक्ट बन रही है और सब्जेक्ट की जगह जो आता है अभी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं वो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। नाउन की जगह जो वर्ड आते हैं उन्हीं को हम प्रोनाउन बोलते हैं। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, पजेसिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ये सभी प्रोनाउन होते हैं 9। इनको भी मैं आने वाली वीडियोस में एक स्टेप बाय स्टेप कवर करूंगा, तो निश्चिंत रहिए। अगर आपको जल्दी ही चाहिए इन सभी वीडियोस को तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, निश्चित मैं आपको जल्दी वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं एडजेक्टिव पर कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो यहां पर एडजेक्टिव की बात करें तो नाउन के लिए जो वर्ड आता है, जो शब्द आता है वो एडजेक्टिव बन जाता है, सीधी सी बात। बहुत सारे लोग कहते हैं क्वालिटी बताता है, क्वांटिटी बताता है, ठीक है अपनी जगह, लेकिन नाउन के लिए जो वर्ड आता है एडजेक्टिव बन जाता है, सीधी सी बात। कैसे समझते हैं प्रैक्टिकली। दिस इज अ पेन, यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा, दिस इज अ पेन। पेन क्या है, यहां पर नाउन है, पेन क्या है, नाउन है। दूसरा वाला सेंटेंस देखते हैं, दिस इज माई पेन। तो यहां पर पेन नाउन है और नाउन के लिए जो वर्ड आता है क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। और माई यहां पर एडजेक्टिव है और इसी एडजेक्टिव को इंग्लिश ग्रामर में पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं, क्योंकि यहां पर यह अधिकार शो करता है, अपना पोजीशन दिखाता है, इसलिए यहां पर पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, दिस पेन इज माइन। तो पेन यहां पर नाउन है और नाउन के लिए जो वर्ड आया है दिस, ये हमारा क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और सेंटेंस मैंने यहां पर लिखा है, गोल्ड इज प्रेशियस मेटल। तो यहां पर जो गोल्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या है, यहां पर हमारा ये क्या बन रहा है, नाउन बन रहा है। वही नीचे वाले सेंटेंस में ये कुछ नहीं है ऊपर, वही नीचे वाले सेंटेंस में आई हैव अ गोल्ड चेन, चेन यहां पर क्या है, नाउन है और नाउन के लिए जो वर्ड आया है क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। क्लियर। ऊपर वाले में ये नाउन बन रहा था क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह आ रहा है, नीचे वाले में ये नाउन के लिए आ रहा है, यानी कि नाउन किसी का कोई भी नाम, चेन क्या है, एक नाउन है, अब ये नाउन के लिए आ रहा है। यहां पर गोल्ड की जो स्पेलिंग है उसमें कोई डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। GOLD ऊपर है तो GOLD नीचे है, लेकिन डिफरेंस कहां है, डिफरेंस है प्लेस वैल्यू में, यानी कि ये किसकी प्लेस पर आ रहा है, सब्जेक्ट के प्लेस पर आ रहा है, इसलिए नाउन या प्रोनाउन बन रहा है। वही ये नाउन के लिए आ रहा है, नाउन के लिए आ रहा है तो यहां पर एडजेक्टिव बन रहा है। ये कमाल है ग्रामर का। ओके, इस तरीके से हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, अगर तब भी आपके दिमाग में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और उदाहरण मैं आपको देकर समझाऊंगा कि रेड इज माय फेवरेट कलर। यहां पर रेड की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, आपको आप उत्तर मिल चुका होगा। इज यहां पर वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, जो सब्जेक्ट होता है वही हमारा नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। अब रेड किसी का नाउन तो है नहीं, किसी का नाम तो है नहीं, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोनाउन बन जाएगा, और अगर नाम है तो नाउन बन जाएगा। क्लियर। तो यहां पर चलिए बढ़ते हैं आगे। आई हैव अ रेड पेन। पेन क्या है, नाउन है और नाउन के लिए जो वर्ड आता है क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। रेड ऊपर है, रेड नीचे है, बस प्लेस वैल्यू पर डिफरेंस, यानी कि जो प्लेस है वो अलग अलग प्लेस पर आए हैं रेड। तो यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वर्ड की प्लेस वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल्स है वो है, आई सॉ अ लाफिंग बॉय। यहां पर आपको लाफिंग की पार्ट्स ऑफ स्पीच बतानी है। आई एम लाफिंग, यहां पर लाफिंग की पार्ट्स ऑफ स्पीच बतानी है। लाफिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यहां पर लाफिंग की पार्ट्स ऑफ स्पीच बतानी है। कैसे बताएंगे, ये बॉय क्या है, नाउन है और नाउन के लिए जो वर्ड आया क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आते हैं, तो यहां पर ये जो आया है आर्टिकल, ये बॉय के लिए आया है, ना कि लाफिंग यानी कि एडजेक्टिव के लिए आया है। क्लियर। आई एम लाफिंग, तो इज एम आर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आए, वॉज वर्ब के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आए, बी शैल बी के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर आ जाती है वही हमारी वर्ब बनती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, जो आपने रटा है बचपन से कि वो वर्ब होती है। इज एम आर, वॉज वर्ब, विल बी शैल बी, अगर इनके बाद आपको वर्ड में आईएनजी लगी हुई दिख रही है तो उसको आप वर्ब बोल सकते हैं। ओके, ये हमारी वर्ब होती है। वहीं नेक्स्ट वाली सेंटेंस में हम देखते हैं, लाफिंग इज गुड फॉर हेल्थ। इज हमारी वर्ब है, वर्ब से पहले क्या आया, ये सब्जेक्ट आया है, और जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह आ जाता है वो नाउन बन जाता है। इसी नाउन को इंग्लिश ग्रामर में, आईएनजी वाले वर्ड को इंग्लिश ग्रामर में क्या बोलते हैं, इसी नाउन को हम जीरंड बोलते हैं। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे।
अब आते हैं एडवर्ब के। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब कहता है हम सबके लिए आ सकते हैं लेकिन नाउन और प्रोनाउन के लिए नहीं। यानी कि कहने का मेरा मतलब यह है, एडवर्ब वर्ब के लिए आएगा, एडवर्ब हमारा एडजेक्टिव के लिए आएगा, एडवर्ब खुद एडवर्ब के लिए आएगा, एडवर्ब हमारा कंजक्शन के लिए आएगा, एडवर्ब प्रीपोजिशन के लिए आएगा, लेकिन किसके लिए नहीं आएगा? नाउन और प्रोनाउन के लिए नहीं आएगा, क्योंकि इसकी दुश्मनी है, इससे तगड़ी वाली लड़ाई चल रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से एडवर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, जैसे विनय इज अ वेरी गुड बॉय। तो बॉय यहां पर हमारा क्या है? नाउन है, और आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आते हैं। नाउन के लिए जो वर्ड आते हैं वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। तो गुड की यहां पर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या है? एडजेक्टिव है। और ये जो वेरी है ये एडवर्ब है। ये किसके लिए आया है? ये एडजेक्टिव के लिए आया है। कैसे पता करें सर एडजेक्टिव के लिए आया है? तो यहां पर आप गुड को इरेज करके देख लो। अगर सेंटेंस बनेगा तो विनय इज अ वेरी बॉय, ये कोई सेंटेंस होता है? मीनिंगलेस सेंटेंस है, ये कोई सेंटेंस नहीं होता है। अब हमने क्या किया? एडवर्ब ने बोला सर हमारा एडजेक्टिव हमें दे दो जो हमें चाहिए, तभी हम मीनिंग देंगे। हमने इसका एडजेक्टिव वापस कर दिया। तो विनय इज अ वेरी गुड बॉय, अब देखो मीनिंग आ रहा है, यानी कि सेंटेंस मीनिंगफुल है। तो इस तरीके से यहां पर जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव के लिए आया है। ओके, सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के लिए नहीं आएगा, बाकी सभी के लिए आएगा। एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं एडवर्ब को। ही वर्क हार्ड, तो ये वर्क क्या है? वर्ब है, और ये जो हार्ड है वो एडवर्ब है, क्योंकि एडवर्ब कहता है मैं वर्ब के लिए भी आऊंगा, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन सभी के लिए आऊंगा, नाउन और प्रोनाउन के लिए नहीं आऊंगा। कैसे पता करें? तो यहां पर वर्क को आप मिटा दो। तो ही हार्ड कोई सेंटेंस होता है? कोई नहीं होता, क्योंकि एडवर्ब कह रहा है कि मेरा वर्ब मुझे दे दो, मैं तभी मीनिंग दूंगा। हमने इसका वर्ब इसको वापस कर दिया, तो अब देखो मीनिंग पूरा आ रहा है। नीचे वाले सेंटेंस में ही हार्ड कोई सेंटेंस होता है? कोई सेंटेंस नहीं होता। अब ये मीनिंग दे रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहां पर दोस्तों जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है ही वर्क्स वेरी हार्ड। तो यहां पर देखिए जो वेरी है ये हमारा एडवर्ब है, हार्ड हमारा एडवर्ब है। एडवर्ब एडवर्ब के लिए आया है। कैसे पता करें? एडवर्ब एडवर्ब के लिए आया है, तो यहां पर एडवर्ब इसको मिटा दो। तो ही वर्क्स वेरी कोई सेंटेंस होता है? कोई नहीं होता, क्योंकि एडवर्ब को जरूरत है एक और एडवर्ब की। हमने इसकी एडवर्ब लौटा दी, तो ही वर्क्स वेरी हार्ड। अब ये पूरा प्रॉपर अपना मीनिंग दे रहा है। तो यानी कि हमने इतना सीख लिया कि एक एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सभी के लिए आ सकता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहां पर कॉन्सेप्ट सभी क्लियर हो चुके हैं। तब भी आपको कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक बार लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले नए कॉन्सेप्ट के साथ अगली नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।